My name is Dr. Hamad Ayaz, and we will study the Rabia Ali blood physiology. ठीक है, तो सबसे पहले स्टिमुलस फॉर द एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीशन. अब एरिथ्रोपोइटिन जो है ना वो रीनल ट्यूबुलर सेल से सिक्रीट होता है किडनी से. और इसके लिए जो सबसे पोटेंट और सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टिमुलस है ना, दैट इज़ हाइपोक्सिया. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं बताया हुआ ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, ऑक्सीजन का भी, हाइपरवेंटिलेशन नो. तो हाइपोक्सिया जो है ना वो मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस है एरिथ्रोपोइटिन के लिए. इसी तरह जो चीज़ एरिथ्रोपोइटिन को कम करती है ना, दैट इज़ थियोफाइलिन. तो ये दो एमसीक्यूज हैं, ये दोनों कवर हो रहे हैं कि सबसे पोटेंट जो स्टिमुलस है एरिथ्रोपोइटिन के लिए दैट इज़ हाइपोक्सिया, और वो चीज़ जो कि एरिथ्रोपोइटिन को कम करती है दैट इज़ थियोफाइलिन. ठीक हो गया. नाउ रेड ब्लड सेल्स आर बाइकन्वेक्स, नॉन फ्रेजाइल, they have nucleus, they are the largest of cells, they have the glycolytic enzyme activity. अब RBCs बाइकनकेव होते हैं. बाइकनकेव का मतलब होता है ऐसे, ठीक है, दोनों तरफ से, ये कन्वेक्स नहीं होते. दे आर फ्रेजाइल, ठीक है, ये बहुत फ्रेजाइल होते हैं. दे आर नॉट नॉन फ्रेजाइल. तो ये दोनों ऑप्शन तो रूल आउट हो गए. दे हैव न्यूक्लियस, नो दे डोंट हैव न्यूक्लियस. दे आर द लार्जेस्ट ऑफ सेल्स, नो दे आर नॉट द लार्जेस्ट सेल्स. मोनोसाइट्स जो हैं वो लार्जेस्ट सेल्स हैं. दे हैव द ग्लाइकोलिटिक एंजाइम एक्टिविटी. Glycolytic enzyme activity is basically the activity to generate the ATPs. So RBCs have the glycolytic enzyme activity. Next question is, 1 liter of blood is donated to the patient of RTA. Which of the following will take the most long to return to the normal? ठीक है, अब देखें बीपी तो आपका सेकंड टू सेकंड कंट्रोल हो रहा है, ये नहीं हो सकता. इसी तरह पल्स भी आपकी बहुत रैपिडली कंट्रोल हो रही होती है. एल्डोस्टेरॉन रेनिन लेवल्स आवर्स टू डेज में कंट्रोल हो रहे हैं, जबकि आरबीसीज जो हैं ये बनने में डेज टू वीक्स लगते हैं. तो आरबीसीज इज़ द राइट ऑप्शन कि इट विल टेक द मोस्ट लॉन्ग टू रिटर्न टू द नॉर्मल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग आरबीसीज ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी मोस्ट अप्रोप्रिएट इज. यानी कि आरबीसीज की जो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी है उसके मुताबिक इनमें से सबसे बेहतर कौन सा है. सम ड्रग्स कॉज लिसिस. यस, कुछ ड्रग्स जो हैं वो आरबीसीज को तोड़ सकते हैं. इट इज़ करेक्ट. आरबीसीज स्वेल अप इन द हाइपोटोनिक सोल्यूशन. हाँ बिल्कुल, इट कैन हैपन, इट इज़ करेक्ट. RBCs shrink in the hypertonic solution. Yes, RBCs can shrink in the hypertonic solution, and complete destruction of the RBCs in the 0.35% sodium chloride. Basically ये osmotic fragility test है जो कि किया जाता है. ठीक है, तो हैं तो ये सारे ऑप्शंस ठीक, लेकिन वी विल चूज दिस ऑप्शन. ठीक है, there is complete destruction of RBCs in 0.35% sodium chloride because it is the most hypotonic solution. ठीक है, और इसमें RBCs swell होके ब्रेक डाउन हो जाएंगे. तो दिस ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट. हैं ये सारे ठीक. नाउ ESR decreases with the increase in the cholesterol, globulin, albumin, fibrinogen and temperature. तो टेम्परेचर जो सबसे पहले तो ये है ना कि टेम्परेचर किस तरह से ईएसआर को अफेक्ट करता है, विस्कोसिटी के थ्रू. टेम्परेचर जो है ना वो आपकी विस्कोसिटी को कम कर देता है. ठीक है, और जब विस्कोसिटी कम होती है ना तो ईएसआर जो है वो ज़्यादा होगा. ठीक है, जब विस्कोसिटी कम होगी ईएसआर आपका ज़्यादा होगा. एज अ रिज़ल्ट जब ईएसआर मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, विस्कोसिटी कम होगी, तो ईएसआर भी ज़्यादा हो जाएगा. इसका मतलब है कि टेम्परेचर तो नहीं है. ठीक है, इसी तरह फाइब्रिनोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएसआर. तो अगर फाइब्रिनोजन ज़्यादा होगा ना तो ईएसआर भी ज़्यादा होगा. इसका मतलब है कि ये ऑप्शन भी नहीं है. एंड प्लाज्मा एल्ब्यूमिन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईएसआर. सो plasma albumin is the
करेक्ट आंसर। अब इस एमसीक्यू से तीन चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएसआर। कैसे? टेम्परेचर विस्कोसिटी को कम करेगा, जब विस्कोसिटी कम होगी ईएसआर ज़्यादा हो जाएगा। ईएसआर बेसिकली है क्या? अगर एक वेसल है, इसमें हमने ब्लड लिया हुआ है, तो जिस टाइम में ये जिसमें जितने आरबीसीज हैं वो ऐसे सेटल हो जाएं एक दूसरे के ऊपर स्टैक होके, ठीक है, तो पीछे जो आपके पास रह जाएगा ऊपर एक वाइट सी जो लेयर बन जाती है, उसके बनने के रेट को हम एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बोलते हैं। जितनी जल्दी ये आरबीसीज एक दूसरे के ऊपर बैठकर ये रोले फॉर्मेशन बना लेंगे, उतना ही ज़्यादा एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होगा, ठीक है। तो फाइब्रिनोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएसआर, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएसआर, एंड प्लाज्मा एल्ब्यूमिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईएसआर। सो ईएसआर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्लाज्मा एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज हिमोलिसिस। अब आरबीसीज किस से ब्रेक होते हैं? अब हमने कभी जिंक एसोसिएटेड एनीमिया सुना है? आई डोंट थिंक सो। कॉपर एसोसिएटेड बहुत रेयर। क्रोमियम नो। सो लेड, बेसिकली लेड कैन कॉज द बेजोफिलिक स्टिपलिंग ऑफ आरबीसीज। लेड क्या करता है, वो उस मैकेनिज्म के एंजाइम्स को ब्लॉक कर देता है जिससे हीम सिंथेसिस हो रही होती है, ठीक है। तो लेड कैन कॉज हिमोलिसिस, लेड कैन कॉज एनीमिया। A hematocrit of 41% means, अब दिस इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल एमसीक्यूज। कुछ बुक्स में पुरानी गाइटन में लिखा हुआ है कि हेमाटोक्रेट इज द परसेंटेज ऑफ द सेल्स इन द ब्लड, बट मोस्ट ऑफ द बुक्स से कि हेमाटोक्रेट इज द परसेंटेज ऑफ आरबीसीज, ठीक है। सो अ 41% हेमाटोक्रेट मीन्स 41% ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ आरबीसीज, ठीक है। 41% of blood in the plasma, no. 41% of the blood is serum, no. 41% of the formed elements in the blood comprises of the RBCs, WBCs and platelets. ये confusing एक इसके साथ की option है, but this is not correct. You will prefer 41% of the formed elements in the blood are RBCs over this option, ठीक है। And the 41% of the RBCs contain hemoglobin, no. This is also not correct. So hematocrit means 41% of the formed element in blood are RBCs. अच्छा, next question is the last factor which will be returned to normal in hemorrhagic shock is। अब ये सेम क्वेश्चन है जो कि हमने पहले किया, बस थोड़ा सा घुमा दिया है कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी, आरबीसीज या पल्स प्रेशर। अब देखें, जब भी हेमरेजिक शॉक हुआ है, बॉडी का जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है जो कि मेंटेन करता है पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। हार्ट रेट फ़ौरन से कंट्रोल होगा, तो ये भी नहीं है। ब्लड प्रेशर भी फ़ौरन से कंट्रोल होगा, ये भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट भी नहीं है क्योंकि ये भी फ़ौरन से कंट्रोल हो सकती है। पल्स प्रेशर भी नहीं है। सो इट इज़ द आरबीसीज विच विल टेक डेज टू रिटर्न टू द नॉर्मल, ठीक है। अगला सवाल, स्टिमुलेशन ऑफ आरबीसीज फ्रॉम द बोन मैरो इज ड्यू टू। अब देखें, एरिथ्रोपोएटिन, स्पेक्ट्रिन, एनेक्रिन, ऑल ऑफ द अबव। स्पेक्ट्रिन तो एक आरबीसीज की अपना सपोर्टिंग प्रोटीन है, एनेक्रिन भी एक सपोर्टिंग प्रोटीन है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो फोर्थ ऑप्शन भी कैंसिल हो गई। So erythropoietin will stimulate the production of RBCs from the bone marrow. तो एरिथ्रोपोइटिन जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलस है। अब पिछला क्वेश्चन क्या था कि एरिथ्रोपोइटिन की स्टिमुलस कैसे होती है, प्रोडक्शन कैसे होती है? हाइपोक्सिया से। एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन ज़्यादा कब होती है? हाइपोक्सिया से। एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन कम किससे होती है? थियोफाइलिन से। और आरबीसीज की प्रोडक्शन बोन मैरो से कैसे ज़्यादा होती है? एरिथ्रोपोइटिन से। Last question of this session is which of the following is correct about the red blood cells? Destroyed in spleen, they have a lifespan of 60 days, they can easily pass through the blood capillaries, they have aerobic metabolism and they are biconvex in shape. अब देखें, सबसे पहले they are biconcave in shape, जैसे कि मैंने पहले बताया उनकी शेप ऐसे है,
दिस इज द बाइकनकेव शेप। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अच्छा, दे हैव एरोबिक मेटाबॉलिज्म, नो, दे हैव एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक एक्टिविटी, तो ये भी गलत हो गया। दे कैन ईजिली पास थ्रू द ब्लड कैपिलरी, अच्छा ये ऐसा नहीं है कि ईजिली पास होते हैं, ये ब्लड कैपिलरी से स्क्वीज होते हुए जाते हैं, इनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है और ये ब्लड कैपिलरी से स्क्वीज होते हुए जा रहे होते हैं, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग। RBCs have the lifespan of 60 days, no, they have the lifespan of 120 days, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत। तो the last option is they are destroyed in spleen, and which is the correct option.